बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने पढ़नी है अब क्या नाम है, दीदार इश्कम रिटन बाय रीचा की लास्ट एपिसोड, थर्ड और लास्ट एपिसोड। उम्मीद है इसको हम आज एंड कर लेंगे। बेशक काफ़ी लंबा पड़ा है अभी तो, घंटे से ज़्यादा की होगी, लेकिन इसको ना आज हम इंशाल्लाह एंड करेंगे। कल से कुछ एक्साइटिंग करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी थी, तो वो ये है कि मेरे पास एमएल अब्दुल का एक और नावल मैंने लिखवाया है। एमएल अब्दुल के पढ़ा हुआ मेरे पास। तो अगर आप एमएल अब्दुल का नावल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये है कि पहले आपको 3,000 सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ेंगे। अब तो बहुत ही थोड़े रह गए। 3,000 सब्सक्राइबर पूरे करो तो नावल में, जिस दिन 3,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए वो नावल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसकी स्नेक्स या उसके कुछ करेक्टर इंट्रोड्यूस मैं आपको कल करवा दूँगी। कल कोशिश करूँगी एक आध दिन में ना करवाने की, लेकिन सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो होना। ये मैं ज़रा इस मामले में बड़ी रसूलों की पक्की बंदी हूँ। मैं रीज नहीं हूँ कि जिन्हें कह देता हो तो मैं रीज ही, लेकिन वो अरीज करती है ना कि वो अगर कह दे ना कि मैंने इतने पे करना है तो वो यार रीडर्स पूरे करते नहीं हैं तो वो खोता हुआ ना दे देता। तो मैंने उसको भी कहा था, मैं कहा अब तूने जितना कमिटमेंट किए तो उतने पे रहे। तो उसने भी अपनी कमिटमेंट पे वो भी पूरी है। उनते 15,000 सब्सक्राइबर पूरे करोगे तो वो उसका नावल शुरू होगा। क्या नाम है उसका, मरमे कायजान वाला। तो अगर मरमे कायजान पढ़ना है तो रीच के आपने 15,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो जे एमल अब्दुल वाला वो वाला पढ़ना नवा नावल, तो वो आपने इसके मेरे चैनल पे 3,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो फिर हम नया नया मज़े मज़े का नावल शुरू करेंगे, ठीक है? अब तो बहुत थोड़े रह गए मेरे वाले तो आप लोग कर सकते हैं। अपने घर दे सारे फ़ोन फाड़ के तो सब्सक्राइबर पूरे कर दो, ठीक है? और आए बातें फिर करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं दीदार इश्कम रिटन बाय अरीशा की लास्ट एपिसोड। क्या कर रही हो ओंजी की जान? और ने फ़ोन करके पूछा। मैं आपके लिए स्पेशल कुछ बना रही हूँ, मुस्कुराते हुए बोली है। मतलब कि आज इतनी सारी पलटन में किसी को मेरी याद आ गई। आप घर वालों को पलटन क्यों कहते हैं? आरजू को अच्छा ना लगा। अब इतने सारे हजूम को पलटन नहीं तो और क्या बोलूँगा? हर वक्त मेरी बीवी पर कब्जा किए रखते रहते हैं। मत जा रहे जो इसे थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेने दे। खैर छोड़ो इन्हें। तुम सुनो, आज रात का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। उनकी बात अधूरी थी कि आरजू जल्दी से बोल पड़ी। कोई प्लान बनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आज मेरा प्लान है। और इसकी बात पर हंसते हुए बोला। बारिश का मौसम है, अगर बारिश ना हुई तो शाम को कहीं बाहर चलेंगे, अगर बारिश हुई तो इसी बारिश में भीगेंगे। क्या ख्याल है? वो अपना प्लान बनाते इससे पूछने लगा। नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते ओन जी, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। बारिश ना भी हुई तो बिजली ज़रूर कड़केगी। प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाएं, आज नहीं तो घर पर भी कोई नहीं है। आरजू ने जल्दी से बताया। घर में कोई नहीं है? क्यों, कहाँ गई सारी पलटन? ऑन ने पूछा। ऑन जी, आप बार बार सब घर वालों को पलटन तो ना कहें। आरजू को फिर बुरा लगा। अच्छा नहीं कहता। तुम्हें बिजली कड़कने से डर क्यों लगता है? वो इस वक्त घर वालों के बारे में बात हरगिज़ नहीं करना चाहता था। पता नहीं, पर जब बिजली कड़कती है ना तब मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल भी ज़ोर से धड़कने लगता है और बहुत डर लगता है। आरजू ने बताया। मेरी जान, तुम भी ना आम लड़के जैसी ही हो। बारिश में कोई डरने वाली चीज़ है? इतना प्यारा और हसीन मौसम होता है। सुनो, ऐसे मौसम में बहाने नहीं चाहिए। शौहर को खुद से दूर नहीं रखना चाहिए। और शरारत से कहते ऐसे शर्माने पर मजबूर करके। अब मैं जल्दी घर आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा मतलब है मैं तुम्हारे डर की वजह से अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारे पास आऊँगा, तो तुम्हें भी मेरे पास आना पड़ेगा। वो अभी भी बाज नहीं आया। कोई डर लालची है। ओन जी, मेरी जान, मैं जान भी सद के थोड़ा सा काम निपटा के आता हूँ। सुनो, मेरे आने से पहले मेरा एक काम कर देना। ऑन फ़ोन रखने से पहले कहा। जी ओन जी, बोले ना। आरजू ने ताबेदार बीवी की तरह कहा। मेरे आने से पहले रेड ड्रेस पहन लेना। ओन ने कहा तो आरजू शर्मा दी, और वो जानती थी ओन का इरादा से शर्माने पर ही मजबूर करना है। इतना टाइम हो गया ओन जी, अभी तक नहीं आए। अब तो अंधेरा होने वाला है। पुप्पू ने तो कहा था कि आने में देर हो जाएगी, लेकिन ओन जी तो आने वाले थे। इसने खाने में सारी डिश ऑन की पसंद की बनाई थी, लेकिन ऑन था जो आने का नाम ही भी नहीं ले रहा था। या अल्लाह, बारिश भी शुरू होगी। प्लीज़ बिजली मत कड़काइएगा। वो दुआएं मांगते अपने कमरे में जाने लगी जब आसमान से बिजली की कड़क के साथ इसकी चीख निकली। जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ गई। अब तो बिजली भी कड़कने लगी। ऑन जी कहाँ रह गए? इसने जल्दी से फ़ोन उठाया और ऑन को फ़ोन करने लगी। पहले मुसलसल जा रही थी और ऑन फ़ोन नहीं उठा रहा था। अपने किसी कम्मा पे बैठा होगा डंगर। ऑन जी प्लीज़ फ़ोन उठाइए। बुढ़ी पावे लगी जावे डर डर के। बहुत कोशिश के बाद भी फ़ोन ना लगा और एक बार फिर बिजली कड़कने लगी, और इस बार बिजली कड़कने के साथ लाइट भी चली गई। चलो, पै गया स्यापा। अब तो आरजू को रोना आने लगा। डर के मारे इसके हाथ पैर भी कांपने लगे। थोड़ी देर के बाद इसे महसूस हुआ जैसे बिजली की कड़क इसके कमरे की खिड़की तक आ पहुंची है। इसे लगा कि अब भी बिजली कड़केगी और अगली बार इसे आग लग जाएगी। वो बचपन से बिजली से बहुत डरती थी। ताई अम्मी से और डराती। ताई अम्मी ने सारे काम में छितर खाना जैसी। घर में तो वो हमेशा तायबू के पास रहती है ऐसे मौसम में, और वो इसे सीने से लगाकर ये समझाते कि बिजली से कुछ नहीं होता।
और फिर ताई अम्मी से डरते हुए देखकर ऐसे वाक़यात सुनाती जिनमें बिजली गिरने की वजह से लोग जलकर मर गए। अब इनमें कितनी सच्चाई होती ये तो वो नहीं जानती, लेकिन ये डर बचपन से इसके दिल में बैठा था। बारिश के साथ इसके रोने में भी शिद्दत आने लगी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों के नीचे बैठ गई जहाँ बिल्कुल अंधेरा था और बिजली कड़कने से वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती थी। लेकिन आवाज़ की वजह से इसे अभी भी रोना आ रहा था। फ़ोन जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन अचानक मीटिंग की वजह से इसे रुकना पड़ा और फ़ोन भी साइलेंट पर लगाना पड़ा। अब मीटिंग ख़त्म हुई तो वो जल्दी से जल्दी कर पहुंचना चाहता था। रात के 8:30 बज चुके थे। इसने आरज़ू का नंबर मिला, लेकिन बार बार फ़ोन करने पर भी नंबर न लगा। पता नहीं आरज़ू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। सोचते हुए इसने घर की राह ली और डर डर के फ़ोन वाली होगी तो फूंदा पी गई। इसे आरज़ू की डर वाली बात याद आई तो वो ज़ुबैदा को फ़ोन करने लगा। हाँ ऑन बेटा। अपने फ़ोन पर ऑन को कॉल गया था। देखकर ज़ुबैदा को बहुत खुशी हुई। आप घर पे हैं या अभी भी शादी वाले घर पे? इसने जल्दी से अपना सवाल पूछा। बेटा बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, मैंने सोचा बारिश ज़रा कम हो जाए तो फिर निकलते हैं। मैं ज़ुबैदा भी बोल रही थी कि उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी जल्दी नहीं आ सका। इसने जल्दी से मैसेज टाइप किया और आरज़ू के नंबर पर सेंड किया। इसे लगा शायद आरज़ू इससे नाराज़ हो गई, लेकिन अब भी कोई रिप्लाई ना आया तो इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। आधे घंटे का रास्ता इसने 10 मिनट में तय किया था। तेरा तो बंदा सी हूँ नहीं तो फिर बुढ़ी नहीं लभनी, फिर बुढ़ी ने भी कोई नवी बंदोबस्त कर ली। तामिया तो है ही, तामिया ना कर ली। वो काफ़ी देर से बेल बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर इसे लगा कि शायद बिजली नहीं है, लेकिन हर तरफ अंधेरा छा चुका था और बिजली ना होने की सूरत में इनके घर की बेल नहीं बजती थी। बिजली नहीं है, यूपीएस किस बेवकूफ़ ने ऑफ किया? इसने सोचते हुए दोबारा से आरज़ू का नंबर मिलाया जो बच बच कर बंद हो गया। कोई जवाब न मिला। बारिश अपनी शिद्दत पकड़े हुए थी। इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बेसुध। अब भी से कोई जवाब न मिला। अब इसे आरज़ू की फ़िक्र होने लगी। इस घर में 2 नौकरानियाँ काम करती थी, लेकिन वो भी 6 बजे अपना काम ख़त्म करके अपने अपने घर चली जाती थी। अब उनके पास दीवार फलांकने के अलावा और कोई रास्ता न था। इसने बड़ी मुश्किल से दीवार फलांकी और अपने कमरे की तरफ भागा। मुश्किल क्यों हुई जी? पुलिस तभी ट्रेनिंग नहीं लेती, सीधे कंधा टपकंदी। लेकिन आरज़ू यहाँ भी न थी। वो पूरे घर में से तलाश करने लगा। जब वो सीढ़ियों के नीचे खुद में सिमटी अपने कानों पर ज़ोर से हाथ रखे रो रही थी। ऑन जल्दी से इसके करीब और इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके सीने से लगते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। आई एम सॉरी आरज़ू, मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका। प्लीज़ रोना बंद करो। वो इसे अपने साथ लगाए चुप करवाने लगा। बहुत बुरे आप, कभी बात नहीं करूँगी आपसे। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ। बहुत गंदे आप। वो मुसलसल अपने नाजुक हाथों से इसके सीने पर मुक्के मारते इसके साथ चिपकी हुई थी। डर की वजह से इसका रोम रोम काँप रहा था। उनको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। बस मेरी जान, आइंदा ये गलती नहीं होगी। प्लीज़ तुम रोना बंद करो। वो इसे अपने साथ भेजे मुसलसल चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। वो इसे ऐसे ही रोते हुए उठाकर अपने कमरे में ले आया। आई प्रॉमिस आइंदा कभी ये गलती नहीं करूँगा। इस मौसम में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में नहीं पता था तुम इतना डरती हो। बारिश अब शाबाश, अब चुप हो जाओ। ऑन के सारे कपड़े भीगे हुए थे, जिसकी वजह से आरज़ू भी तकरीबन भीग चुकी थी। वो इसे बेडरूम में लाया और आहिस्ता से इसे बेड पर बिठाकर उठने लगा। ऑन जी प्लीज़ मत जाए मुझे छोड़कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इसके साथ मजीद लगते से मजबूती से पकड़ते बोली। ऑन ने इसके करीब से उठने का इरादा कैंसिल करते इसे अपनी बाहों में ले लिया। नहीं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। कभी बात नहीं करूँगी आपसे, बहुत ज़्यादा वाला नाराज़ होंगी। वो इसके साथ लगी हुई बोल रही थी। इसकी बात पर ऑन भी साख्ता मुस्कुराया। हाँ बारिश के बाद है ना? ऑन धीरे से बोला तो इसने इसरार में गर्दन हिलाई। यानी बारिश के इस मौसम में वो इसे दूर जाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। यानी अभी राज़ी हो तुम मुझसे? ऑन ने आहिस्ते से पूछा। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद आपसे बात नहीं करूँगी, वो इसके साथ चिपके हुए बोल रही थी जब ऑन ने अपने लब इसके होंठों पर रख दिए। अभी राज़ी हो तो इस मौके का फ़ायदा उठाने दो, वो कहता हुआ फिर इस पर झुका और इसकी रेड ड्रेस देखकर वो पहले अंदाज़ा लगा चुका था कि वो इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इस बारिश ने इसे मज़ीद एक दूसरे के करीब कर दिया था। और धीरे धीरे इसकी ज़ात पर इस कदर छा गया कि बारिश की शिद्दत और बिजली की कड़क इसे भूलने लगी। मेन डोर की बेल बजी। यकीनन घर वाले वापस आ गए होंगे। आरज़ू तो थोड़ी देर पहले इससे की बाहों में बेखबर सो चुकी थी। वह उठा ताकि जाके दरवाज़ा खोल सके। ना खोल तो भी प्यारा टीट बन गया। अभी कंधा टप गया जिदा तू आया सी। इसने आकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे अपने माँ बाप और ताई को खड़ा देखा जो बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग तो बारिश के रुकने पर आने वाले थे, वो आगे आगे चलते हुए बोला, जबकि बाबा पीछे दरवाज़ा बंद करते और जुबैदा और आसिया एक साथ इसके साथ ही अंदर आ गई। हाँ बेटा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए आगे। आरज़ू कहाँ है? ताई ने जवाब देते हुए पूछा। जब इसे अकेले घर छोड़ के गई थी तब नहीं, दुख नहीं हुई थी, तब फिक्र नहीं हुई थी, तो अब क्यों? वो आगे चलते हुए बोला। अगर आज वो टाइम पर घर नहीं आता तो जाने आरज़ू कितनी देर डरती रहती। रात के 10:30 बज रहे थे। तो घर लेते पहले तो गए सी, तैन नहीं दसिया सी कि तू वापस आना, तो तेनों आना चाहिए सी ना। बेटा हमने इससे पूछा था, लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हारी इजाज़त नहीं है। जुबैदा बेगम ने सफाई पेश की। बस रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सफाइयाँ देने की, और ना ही अब आरज़ू को यहाँ रहने दूंगा। लेके जा रहा हूँ कुछ दिन में मैं इसे यहाँ से, हम अलग घर में रहेंगे। लेके चला जाऊँगा मैं आरज़ू को यहाँ से। वो गुस्से से कहता अपने कमरे में जा चुका था, जबकि जुबैदा बेगम को ऐसा लगा जैसे इनका बेटा आज ही इनसे दूर चला गया हो। वो कमरे में आया तो आरज़ू को जागते हुए पाया। अरे तुम तो सो रही थी, जाग कैसे गई? वो वापस इसके करीब बैठते हुए बोला।
आप जब उठ के गई तब मेरी आंख खुली, वो भी उठ कर बैठने लगी तो ऑन ने इसके कंधे पर हाथ रख कर वापस लेटा दिया और खुद भी इसके साथ ही लेट गया। कल हम अपना घर देखने जाएंगे, इसने आरजू का हाथ अपने सीने पर रखते हुए बताया। फिर थोड़ी सी सेटिंग रह गई है, फिर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑन जी आपसे एक बात पूछूं, आरजू ने कहा तो इसके ऑन इसके ऑन जी कहने पर ही हमेशा से की तरह मुस्कुराया। पूछे, वो शरारती अंदाज में बोला। आप पप्पो से बात क्यों नहीं करते? वो इसके सीने पर सर रखकर पूछने लगी। इसने एक नज़र आरजू को देखा, फिर आंखें बंद करके आहिस्ता से बताने लगा। वो औरत मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी, वो मुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, मुझे मार देना चाहती थी और इस काम में मेरा बाप भी शामिल था। नफरत है मुझे इन दोनों से और इनकी सारी औलादों से। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने इन लोगों को भी बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। हम अपना घर बनाएंगे, हमारी अपनी अलग खुशियाँ होंगी जिन पर तुम्हारा और मेरा हक होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करूँगा। मैं अपने बच्चों से इनका दुनिया में आने का हक नहीं छीनूंगा। तुम जानती हो और अनचाही औलाद का दुख क्या होता है? इसके कातिल और कोई नहीं बल्कि इसके अपने माँ बाप होते, जिस तरह से मेरे माँ बाप थे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ महसूस की, ये दुख से है कि मेरे माँ बाप मुझे पैदा नहीं करना चाहते थे। वो आंखें बंद किया आहिस्ता आहिस्ता बोला था, और उसकी किसी बात का कोई जवाब ना दे पाई। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? जुबैदा सुबह से इसकी परेशान सी शक्ल देख रही थी, अब ना रहा क्या तो पूछने लगी। फूफो आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाएंगी? वो मासूमियत से बोली। हाँ मेरी जान पूछ, माँ अपनी बेटियों की बात का बुरा मनाती है? जुबैदा प्यार से इसका गाल चूम कर बोली। आप ऑन जी को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी? मेरा मतलब है वो आपको, वो भी बोल रही थी कि जुबैदा बोर्ड पर ही। कौन सी माँ की जो अपनी औलाद को दुनिया में नहीं लाना चाहेगी? मैं बहुत मजबूर थी आरजू, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ऑन का केस बहुत रिस्की था, डॉक्टर ने कहा था ये मेरी जान बचेगी ऑन की। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं ऑन को बचाऊं, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर मैं ऑन को जन्म देती तो मेरी जान नहीं बच सकेगी। ऑन के पापा को मुझसे ये ऑन में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया। इस वक्त ऑन के साथ मेरे 4 और बच्चों की मेरी ज़रूरत थी। माँ तो अपने हर बच्चे से प्यार करती है, मैं ऑन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ऑन की जान लूँ। लेकिन फिर इन 4 बच्चों को माँ का प्यार कौन देता? इसलिए मुझे ये फैसला करना पड़ा और मैंने उनको मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़िद्दी था। दुनिया में आखिर ही रहा, ज़ुबैदा ने मुस्कुराकर बताया। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था वो मुझसे इतनी नफरत करने लगेगा, मेरी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहता। वो कहता है इसे बाप से कोई गिला नहीं, इसे मुझसे गिला कि मैं माँ होकर कैसे इसे मारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं मजबूर थी आरज़ू, मैं सिर्फ ऑन की माँ नहीं थी, 4 और बच्चों की माँ थी जिन्हें मैंने ऑन से पहले जन्म दिया था। लेकिन ऑन भी दुनिया में आया, इसका रिस्क इसी दुनिया में लिखा था, अल्लाह ने इसे ज़िंदगी दी थी और फिर मेरी प्यारी सी भतीजी को इसकी दुल्हन बना के लाना था। वो खुशी से इसके गाल चूम कर बोली। इसने महसूस किया कि इसके पूछने से बहुत उदास हो गए। पापा मैं खीर ऑन जी को देकर आऊँ? इसने खीर के प्याले की तरफ इशारा किया। वो मेरे हाथ की बनी हुई खीर नहीं खाएगा। जुबैदा उदासी से मुस्कुराई। मैं खिला लूँगी, आप दे तो सही। वो मुस्कुराकर प्याला उठाकर बाहर ले गई। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे खुश रखना। वो दुआ मांगती खीर उठाकर बाहर चली गई, जहाँ इनके सारे बच्चे इनका इंतज़ार करते सिवाय ऑन के। वो खीर लेकर कमरे में आ गई, जहाँ वो काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहा था। बोला पिता जल्दी आ जाना, मत जा लो जो मेरी कोई बात मान लो। इसे देखते हुए मुंह बनाकर बोला। वो मैं आपके लिए ये लेने के लिए गई थी। इसने खीर का प्याला सामने किया और साथ ही एक चम्मच भर के इसके मुंह में डाल दिया। किसने बनाया ये? ऑन ने खाते हुए पूछा और साथ ही प्याला लेकर साइड पर रखकर हाथ पकड़ कर खींचा। और खाए ना, मैंने बनाया। इसे लगा शायद झूठ बोलकर ही वो ऑन को खीर खाने पर मजबूर करके पप्पा को खुश कर दे। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, ऑन अपने होंठ इसके लबों पर रख चुका था। इससे ज़्यादा टेस्टी और कुछ नहीं, वो इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए बोला। मुझे झूठ पसंद नहीं आरज़ू, आइंदा झूठ मत बोलना, ऑन ने सीरियस अंदाज में कहा। पुप्पो ने इतने दिल से बनाई थी। आई एम सॉरी। चोरी पकड़ी जाने पर फ़ौरन ही सच बोल बैठी। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ मेरी जान, लेकिन इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ऑन अब पीसी के अंदाज में बोल रहा था। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? आरज़ू ने पूछा तो मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी हो आरज़ू, इन लोगों की बातों में मत आया करो। ऑन जी, आरज़ू ने कुछ कहना चाहा। अब तुम मुझे डिस्टर्ब करोगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। धमकी देते हुए एक बार फिर से इसके लबों पर झुका और इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत करते हुए तमाम फरार बंद कर दी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और हर लम्हे के साथ आरज़ू का ऑन की मोहब्बत पर यकीन बढ़ता जा रहा था। तो खीर तक ही बने जिन्हें बार एडे दावे करके ले आई सी। सुबह आरज़ू की आँख खुली, ऑन आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी लेट हो गई, मैं आपके लिए नाश्ता बना दी हूँ। वो जल्दी से उठी और बाहर जाने लगी, जब अचानक ऑन ने इसे पकड़ लिया। नाश्ता भी कर लेंगे, पहले मुझे नए साल की मुबारक दे दो। वो एक ही पल में से खींच कर अपने करीब करते इसके लबों पर झुका। ऑन जी, मुबारक मुंह से दी जाती है। वो बुरा मुंह बनाकर पीछे भी मुंह बनाकर बोली। हाँ तो मैंने भी तो मुंह से दी है, ऑन शरारती अंदाज में कहता, शरारती नजरों से इसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ा था। पता नहीं क्या हो गया आपको, सुबह सुबह, अर्जुन ने बाहर की तरफ दौड़ लगाते हुए कहा। हाँ जाने मन, भाग लो जितना भागना, आज रात में नए साल का तोहफा दिल खोल के वसूल करूंगा। मुस्कुराते हुए अपने बाल बनाते बोला। आरजू शर्माते हुए नीचे आई, जहाँ तामिया को रोते हुए देखकर परेशान होगी। मेरा यकीन करे पप्पा, उनके पहले मेरे साथ ताल्लुकात थे, फिर आरजू के साथ शादी करके मुझे धोखा दिया।
वो कहता था कि मुझसे तलाक देकर मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा था, आमिर रोते हुए बोली, जबकि इसके एक एक लफ्ज़ पर आरज़ू के कदम सुस्त पड़ते जा रहे थे। ऑन इसके पीछे नीचे आ गया था जब इसे रास्ते में खड़ा देखकर इसके करीब आया, लेकिन सामने तामिया को देखकर परेशान हो गया। वो इसकी माँ के पास बैठी न जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। तामिया की बातें सुनकर इसे भी अच्छा खासा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो किसी को भी अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहता था सिवाय आरज़ू के, और किसी से कोई मतलब न था। वो आरज़ू को बताना चाहता था वो गलत नहीं है। वो इसके करीब आया, इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। आरज़ू, ये लड़की जो भी कह रही है सब बकवास है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे इससे कोई मतलब नहीं है। ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता कल था और ना ही आज है। ऑन ने इसकी आंखों से आंसू साफ अपने हाथों से साफ करते हुए कहा। आरज़ू ने एक नज़र ऑन की तरफ देखा और बाहर चली गई। ये देखे पुप्पो, पूछे इससे, ये सब कुछ जानती है, ये मेरे और इनके बारे में एक एक बात से वाकिफ़ है। ये पूछे इससे, क्या नहीं जानती ये मेरे और ऑन के बारे में? क्या इसे नहीं पता कि ऑन इसे तलाक देकर मुझसे शादी करने वाला था? तामिया आंसू बहाती उठकर खड़ी हो गई। आरज़ू, क्या ये सच कह रही है? क्या तामिया वो लड़की है? ज़ुबैदा इसके तरफ आकर पूछने लगी। क्या तुम ये सब कुछ जानती थी? आरज़ू कुछ भी ना बोली, बस आगे बढ़कर तामिया का हाथ थामा। तामिया को लगा इसका प्लान कामयाब हो रहा है और इसके साथ चल दी और इसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। वो तामिया को अपने साथ मेन गेट की तरफ लाई, दरवाज़ा खोलकर तामिया को बाहर की तरफ धक्का दिया। तामिया बेयकीनी से देख रही थी। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ तामिया, भी खबरदार जो आज के बाद आपने मेरे शौहर या मेरे घर पर बुरी नज़र डाली। अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें वो करें। इस पर हाथ पकड़ के निकाला, अगली बार धक्के मार के निकालूंगी। आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखिएगा। वो गुस्से से कहती इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि अनीसा उसे पैदा हैरान और परेशानी से देख रही थी। जबकि उनके लबों में खूबसूरत मुस्कुराहट खिली थी। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। वाह, शुक्र है आरज़ू ने ज़िंदगी की पहली बारी कोई चंगा काम किया। ये क्या किया तुमने आरज़ू? ये क्या तरीका है मेहमान से बात करने का? बहुत गलत हरकत की तुमने, अनीसा ने गुस्से से कहा। लो जेड़ा कहना था घर जाना ना दी पियो, मेहमान आने दी और फिट्टे मुँह नहीं साथ रहे थे। जबकि आरज़ू ज़ुबैदा के सामने आकर रुकी। इसी तरह से अपने शौहर की ज़िंदगी से दूसरी औरत को निकालते हैं ना पप्पो? क्या मैंने कुछ गलत किया? वो ज़ुबैदा के सामने खड़ी इससे पूछ रही थी, जब ज़ुबैदा ने नामे गर्दन हिलाई। तुमने बिल्कुल ठीक किया, अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत के लिए कभी जगह मत बनने देना आरज़ू। ज़ुबैदा ने एक नज़र अनीसा को देखा और अंदर चली गई, जबकि आरज़ू को बहुत बुरा लगा था। वो कभी तामिया के साथ इस तरह का सलूक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो किचन में जाकर ऑन के लिए नाश्ता बनाने लगी, जब इसका सर बुरी तरह से चकराने लगा। वहीं दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हुई जब अनीसा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक तो? जी ताई अम्मी, मैं ठीक हूँ। वो मुश्किल मुस्कुराई नाश्ता बनाने लगी। हेलो, मुबारक हो सारी तुसी फुफ्फियाँ बनने वाले हो। इन दोनों में सब कुछ ठीक हुए 2 महीने हो चुके थे और अब तक कौन ने इसे तामिया के बारे में कुछ भी ना बताया। इसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका और इसे तामिया के बारे में इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। तामिया इनकी ज़िंदगी में बर्बादी लाना चाहती थी। पुत्तर जो अपने आप बहुते हुशियार समझते हैं ना, और फिर बेइज्जती होंदी है उनते मुँह के बल गिरते हैं। शायद वो ऑन से इस दिन की बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन जो भी था वो आरज़ू को खोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए इसने आज ही आरज़ू से बात करने का फ़ैसला कर लिया। शुक्र है कोई गंदी खोपड़ी दे भी सही गल भी आई। इसने आरज़ू से सच्चाई छिपाकर गलती की। इसे आरज़ू को मुकम्मल बात बता देनी चाहिए थी। आज वो काम से वापस आने के बाद आरज़ू को अपने साथ अपना नया घर दिखाने चाह रहा था। इसने वक्त फैसला किया कि वो तामिया के बारे में भी आरज़ू को हर एक बात बता देगा। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ आरज़ू ने गल दसन तो पहले तामिया को जानना चाड़ देवे। हाय ला, जिस तरह से आरज़ू ने तामिया को घर से निकाला था, इसने साबित कर दिया वो उनसे बहुत मोहब्बत करती है, इसे खोना नहीं चाहती। इन दोनों के एक दूसरे के इजहार की ज़रूरत न थी, लेकिन फिर भी उन बहुत बार अपनी मोहब्बत का इजहार इसके सामने कर चुका था। तेरा बंदा करना। और ने से तैयार रहने के लिए कहा। शाम 4 बजे वैसे अपने साथ घर दिखाने ले जा रहा था। अब शाम के 4 बजे बिल्कुल तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रही थी जब ऑन आया। जब से ऑन के जाने की खबर सुनी थी, ज़ुबैदा बहुत उदास रहने लगी थी। इसकी उदासी आरज़ू से भी छुपी भी नहीं थी, लेकिन वो क्या करती? ऑन अगर मना करती तो वो इसे भी डांटने लगता। बस कहता कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मसला मैं हैंडल कर लूँगा। इसने बाहर से आरज़ू को बुलाया। आरज़ू बाहर जाने लगी तो ज़ुबैदा ने शिकायती नज़रों से देखा। आरज़ू इनसे नज़रें चुराकर बाहर चली गई। क्या हुआ, मेरी जान का मूड क्यों ऑफ है? वो इसे उदास देखकर पूछने लगे। और जी, हमारा घर छोड़ना ज़रूरी तो नहीं है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप ये घर ना छोड़ें। बस आरज़ू, बहुत हो गया, मैं तुम्हें पहले भी समझा जो अब आखिरी बात कह रहा हूँ, दूर रहो इस मामले से। दोबारा टांग उड़ाई तो देख लूँगा तुम्हें। वो सब समझता हूँ किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही हूँ। और जी, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आरज़ू ने समझाना चाहा तो और ने घूर कर इसे देखा। आखिरी बार समझा रहा हूँ आरज़ू, तुम मेरी बीवी हो, जहाँ चाहूँगा लेकर जाऊँगा, किसी को पाबंद नहीं हूँ मैं। और तुम बिना चूत चुरा के मेरे साथ आओगी। खबरदार जब किस मामले में कुछ भी कहा तो। इसके डांट खाने के बाद आरज़ू उदासी से मुंह फुलाकर बैठ गई। मेरी जान नाराज़ हो गई? इसने आरज़ू का हाथ थामा। आरज़ू ने छुड़ा लिया। आहो तू ओनू बिस्त करी जावे, डांटी जावे तो हुण बाद च मेरी जान नाराज़ हो गई?
अच्छा आओ आइसक्रीम खिलाता हूँ, मुस्कुराकर बोला, जबकि इसका इस तरह से हाथ झटकने से पसंद नहीं। ये बात आरजू भी नोट कर चुकी थी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाऊंगी, इसने इसका मूड देखकर कहा। चॉकलेट फ्लेवर खाओगी, और ने हुक्म सुनाया। आरजू जवाब में कुछ ना बोली तो मुस्कुरा दिया। ऐसे मेरी सारी बातें मानना करो, हाले तेरी केड़ी नहीं मानती हो, तेरी गल्ला मन मन के तो तेन सिरे चढ़ाया। वो इसे अपने साथ में घर लाया था, और ये ज़्यादा बड़ा और खुला नहीं था, बल्कि खूबसूरत और छोटा सा घर था। वो इसे साथ लिए घर के एक एक कोना दिखा रहा था। चलो बेडरूम दिखाता हूँ, इसने आखिर में शरारत से कहा। जी नहीं, अब घर चले, बहुत देर हो रही है। वो इसके इरादों से डरकर फ़ौरन बोली। ऐसे ही घर चलूँ, पहले पूरा घर तो दिखा दूँ। इसे अपनी बाहों में उठाए ऊपर की तरफ चल दिया। ओन जी बहुत देर होगी, अब घर चलते हैं ना, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। आई डोंट केयर, वैसे भी तो 2 दिन में तुमने यहीं आना है, हमेशा के लिए। ओन ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक और धमाका किया। लेकिन ओन जी, आरजू मेरा मूड बहुत अच्छा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे बेडरूम में ले आए और बेड पर बिठाया। ओन जी आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। इसने उठने की एक नाकाम सी कोशिश की। बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे इरादे समझने लगी हो, जो वैसे भी ठीक नहीं। अगले पल वो इसकी कैद में आ चुकी थी। ओन जी आप बहुत बुरे हैं, वो इसकी कैद में मचलते हुए बोल रही थी। अरे अभी कहाँ, आज तो मैं तुम्हें ठीक से पता चलेगा कि मैं कितना बुरा हूँ। वो इसके लबों को अपना शिकार बनाते हुए बोला। आरजू जानती थी मज़ाहमत बेकार है। अब घर चले? रात का अंधेरा गहरा हुआ तो आरजू पूछने लगी, ये भी तो घर ही है ना, इसी को बसाओ, इसी को सजाओ। वो उसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला। ओन जी वो घर भी तो आपका अपना है, तो और तो आपके नाम भी है, क्या ज़रूरत है हमें वो घर छोड़ने की? फिर वही बात है आरजू, तुम क्यों नहीं समझ रही कि मैं नहीं चाहता कि रहना चाहता इस घर में, इन लोगों के बीच अपना घर बनाना चाहता हूँ अलग, जिसमें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना हो। और वो घर मैं इस सब के नाम कर दूंगा। मुझे ना इस घर से कोई मतलब है और ना ही इन लोगों से। मैं इन लोगों से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और वैसे भी छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें एक और बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए यहाँ आया था, और तुमने मुझे बहकने पर मजबूर कर दिया। ऑन सीरियस अंदाज में बोलता हुआ शरारती अंदाज में बोला तो वो घूर कर रह गई। ऐसा मत कहे, मैंने नहीं बहकाया आपको, आप तो वैसे बहके बहके रहते। और आरजू मुँह बसोर कर बोली, क्या करूँ जाने मन, तुम में नशा ही बहुत है, इंसान बहके ना तो कहाँ जाए। वो इसके लबों को सहलाते हुए बोला। इससे पहले कि इस पर झुकता आरजू बोली, आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ यार, मुझे तो अभी स्नीजिंग स्टार्ट हो गया और पेपर था, तो वो पेपर दे के आई हूँ। और फिर उसके बाद घर में गेस्ट आए हुए थे, तो वो उनके साथ ही बिजी रही हूँ। रिकॉर्डिंग करने का बहुत लेट टाइम मिला, अभी 2 बजने वाले हैं, मुझे वैसे स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है। ऑन पीछे होकर इससे बात करने लगा। आरजू मैं तामे के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑन ने बात शुरू की। इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं जानना ऑन जी, मैं जानती हूँ आप इनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने इन्हें मेरे लिए छोड़ दिया। आरजू बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। नहीं आरजू, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैंने तुम्हारे लिए इसे छोड़ा है। कुछ अर्से पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था, तुम मुझसे टकराई थी, और इस दिन तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ मेरे एक खाकी लिफाफे में वहाँ गिर गई। इसने अपनी जेब से फ़ोटो निकाल कर इसके सामने की। जानती है आरजू, ये तस्वीर देखती मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं इस तस्वीर में मौजूद इस लड़की को पसंद करने लगा और मैंने इसे रब्ता करने की कोशिश की। इसके पीछे मिस उस्मान लिखा था। शॉपिंग मॉल पर पता करने पर मुझे ये पता चला कि किसी कॉन्टेस्ट में मिस उस्मान नाम की एक लड़की ने हिस्सा लिया। मुझे नहीं पता था तुम मामू का नाम इस्तेमाल करती हो अपने नाम के साथ। बस इसी गलतफहमी की बिना पर मैंने इस कॉन्टेस्ट में मौजूद इस लड़की के नंबर रब्ता किया, लेकिन वो तुम नहीं बल्कि तामिया थी। इसी गलतफहमी की वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं सका। मैं तामिया को आरजू समझता रहा, लेकिन जब मैं पहली बार इससे मिलने जाने वाला था, इत्तेफाक से इसी दिन मैंने तुम्हें देखा। खुदा का शुक्र है, कोई भी गलत फैसला करने से पहले मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। और इसे सारी बात बताकर अब इसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर के बाद वो भी कुछ ना बोली। जब ऑन को अपनी शर्ट भीगती हुई महसूस हुई तो वह सर आ भर के रह गई। यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है। मैं इसका सर ऊपर की इसके आंसू साफ करने लगा। आरज़ू, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं बेतहाशा चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत की किताब में तामे की कोई जगह नहीं है। वो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला। आरजू जितने दिनों से ये समझ रही थी इसने अपनी बहन की खुशियाँ बर्बाद कर दी, आज पुरसकून हो गई थी। इससे पहले वो इसके गले लगकर मजीद रोने का प्लान बना दिया। उन्होंने घर चलने का ऑर्डर दे दिया। वो घर आया तो आरजू पुरसकून नींद सो रही थी, और वो इसे सुकून से सोने देगी तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। एलो उसकी नींद आदा दुश्मन फ़ौरन इसके करीब आया। एक ही पल में अपने ठंडे ठंडे हाथ इसकी गर्दन पर रखती है। वो तो उछली पड़ी। हाय मेरे नाल कोई ऐसा करे, मैं तो जड़ी रख के चंड मारा, तो उस तो बाद घंटा तो मेरी लड़ाई पक्की आ। ऐसा लगा जैसे अंदर कमरे में बर्फ़ गिरने लगी। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा थी, ऊपर से औने से मज़ीद सर्दी का करंट दे दिया था, और अब इसकी हालत पर कहका लगाकर हंसता हुआ इसके साथ लेट गया। औन जी प्लीज़ अपने ठंडे पैरों से मुझे मत छूइएगा, मेरे तो
यार कंबल में भी अगर ना बैठते होते ना तो मेरी बहन पैर लगा देती थी, मैं तो वो जैसे कहते नहीं काट खाने को दौड़ना मैं तो मैंने मैं कहा पैर ना लाई मैंने दोबारा, नहीं तो मेरा जो इंतकाम होगा ना वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि ना वो दूसरों के तो मेरी सिस्टर के पाँव तो थोड़े बहुत देर तक ठंडे रहते थे, तो मेरा तो आलमी मसला ना, मेरा तो सर्दियाँ शुरू होती हैं मेरा ये मसला शुरू हो जाता है कि मेरे पाँव ठंडे रहते हैं, मेरे गर्म नहीं होते। इवन कि मैं अपने ऊपर इतने ज़्यादा बिस्तरे कंबल भी डालूँ, 2 कंबल और रज़ाई वगैरह भी ले लूँ, तब भी गर्म नहीं होते मेरे पाँव गर्म करने के लिए। मेरी अम्मी कभी मेरे पाँव को हाथों में लेंगी, कभी किसी तरह मेरे पाँव बड़े मुश्किल से गर्म होते हैं। पाँव मेरे ठंडे होते हैं, टेंशन अम्मी पापा को पड़ी होती है कि अभी इसको नींद नहीं आनी, इसके पाँव इतने ठंडे हो गए। आरजू ने जैसे मिन्नत करते हुए अपने पैर दूर किए। डार्लिंग मैं तुम्हें अपनी ठंडे पैर भी ना लगाऊं, तो मैं इस सर्दी में मर ही ना जाऊं। इतनी सर्दी पड़ी है कि बंदा खुद फ्रीज हो जाता है। शुक्र है इन सर्दी से पहले मेरी शादी होगी, वरना मेरा क्या होता। जा दौर फिटे मुँह तेरे से, जा फ्रीजर से जाके बै फिर, या हीटर तो उत्ते बह जा। वो शरारत से कहते इसके साथ चिपक चुका था। आप बहुत ख़राब है ओन जी, वैसे शिकायती नज़रों से घूर कर बोली। अरे मेरी जान अभी कहाँ, मैं तुम्हें भी बताने लगा मैं कितना ख़राब हूँ। वैसे अपने शिकंजे में लेता बोला, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। आरजू ने आखिरी इल्तिजा की। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, चली जाना। इस बार वो इसके लबों को कैद करते हुए बोला, और हमेशा की तरह इसके सामने आरजू की एक भी मज़ाहमत न चली। ऑन फुल यूनिफॉर्म में तैयार होकर भी वॉशरूम से निकले थे, अभी तक आरजू नहीं जागी कि आज से क्या हो गया। वो इसके करीब आकर इसका माथा छू कर देखने लगा, कहीं से बुखार तो नहीं, रात को भी जल्दी सोने दिया था फिर भी अभी तक क्यों नहीं जागी। और आरजू इसने इसे उठाते हुए पुकारा, आरजू उठ जाओ, क्या हो गया, आज उठना नहीं है क्या। वो इसे उठाते हुए बोला। आरजू ने ज़रा सी अपनी आंखें खोली, क्या हुआ मेरी जान, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए कॉलेज आऊँगा, छोड़ते हुए मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ जाऊँगा। वो बहुत मोहब्बत से बोला, जब वो सुस्ती से उठकर इसके सीने से लग गई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ओन जी, मैं आज छुट्टी कर लूँ। और बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली, क्यों दिल नहीं करा मेरी जान का। वो मोहब्बत से इसके बाल पीछे करते हुए बोला, ओन जी मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। वो अपने माथे पर उल्टा हाथ रखकर बताने लगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं तुम्हारी तबीयत, ही बस कॉलेज न जाने का बहाना है। ओन ने इसे जांचती नज़रों से देखा तो वह नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। और जी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब है। आरजू ने अपना यकीन दिलाना चाहिए, ये बात है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। और ने फ़ौरन ऑफ़र की, नहीं मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। आरजू ने कहा, मतलब जब कॉलेज का टाइम ख़त्म होगा तब ठीक हो जाएगा। और ने शरारे से मुस्कुरा कर कहा, और जी सच्ची में मेरी तबीयत ठीक नहीं। आरजू मुँह बसौर कर बोली, अच्छा पापा ठीक है, मान ली तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अब खुश। वो मोहब्बत से इसका माथा चूम कर कब्र ठीक करने लगा। तुम आराम करो, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, जबकि आरजू को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। अपना काम निपटा कर आरजू को पैकिंग करने का कहने के लिए फ़ोन करने लगा, जब आरजू का फ़ोन जुबैदा ने उठाया। आरजू कहाँ से फ़ोन दीजिए, इसका मूड ख़राब होने लगा। बेटा मैं और आरजू अस्पताल आए में, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं इसे यहाँ ले आई। जुबैदा ने बताया तो उन परेशान हो गया। क्या हुआ आरजू को, वो ठीक तो है, उन्होंने परेशानी से पूछा। हाँ बेटा वो कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अभी वो इसे बता रही थी जब डॉक्टर बाहर आ गई। मुबारक हो आप दादी बनने वाली हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खबर दी। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ, ऑन तू बाप बनने वाला है। इससे अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी, जबकि ऑन का समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या जवाब दे। मैं अभी आता हूँ, बस इतना कहकर फ़ोन बंद करने लगा कि जुबैदा बोली, बेटा तू घर ही आ जा, मैं आरजू को लेकर घर जा रही हूँ। जी ठीक है, आप लोग घर पहुँचे, मैं अभी आ रहा हूँ। ऑन ने खुशी से फ़ोन बंद किया। इसने आरजू को क्या कहने के लिए फ़ोन किया था ये तो वो भूल ही गया। घर में ईद का समा था, हर कोई बहुत खुश था, सभी से मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि ऑन तो आते बिना किसी की परवाह किए से अपने सीने से लगाया था। सबके सामने ऑन की इस हरकत पर वो नज़र तक न उठा पाए। बड़े बेशरम किस्म का बंदा है ऑन तो, लेकिन इसे तो किसी की परवाह ही ना थी। हमेशा की तरह मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी मर्जी, और इसे सबके साथ छोड़ के वो ऊपर अपने कमरे में जा चुका था। आज आरजू ने यही फैसला किया कि आज वो ऑन को मना करके रहेगी कि वो घर छोड़कर ना जाए। क्या पता इस खुशी की वजह से ऑन इसकी बात मान ले। यही सोचती हुई वो अपने कमरे की तरफ आई, लेकिन कमरे में कदम रखते से झटका लगा, जहाँ वो इसका और अपना सामान तैयार कर चुका था। देखो आरजू मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर लिया है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। हम अपनी ये खुशी अपने नए घर में जाकर मनाएंगे। वो इसका माथा चूमता इसका बैग उठाकर बाहर ले गया। जाने से पहले बस इतना कह गया कि मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दौर पिट्टे मुँह तेरे थे। ऑन प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये सब मत करें। वो सामने, इससे पहले कि वो ऑन के सामने हाथ जोड़ती, ऑन बोल उठा, देखें मैं पहले बता चुका हूँ मैं घर छोड़ने वाला, और अब खुदा के लिए सब कुछ मत करें, मुझे सुकून से जाने दें यहाँ से। नीचे से ऑन की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थी। आरजू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नीचे जाने लगी, जबकि दरवाजे से बाहर निकल चुका था। आरजू बेटा इसे समझाओ, प्लीज़ बेटा तुम इसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। मत जाओ मुझे छोड़ कर, कैसे रहूँगी मैं तुम लोगों के बगैर।
ज़ुबैदा रोते हुए कह रही थी जबकि घर के सब अफराद यहाँ पर इनके साथ थे। पुप्पो वो मेरी बात नहीं मानते, मैंने इन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े। आई एम सॉरी पुप्पो, मैं कुछ नहीं कर सकी। आरज़ू रोते हुए इनके गले लगी। जब ऑन ने ज़ोर से पुकारा, जल्दी आओ आरज़ू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरज़ू खामोशी से दरवाजे बाहर निकल गई जबकि ऑन की तरफ इसने नज़र उठाकर न देखा। बड़ा टीठ साबित होया ऑन थे। वो लोग जब से घर आए थे आरज़ू एक लफ्ज़ भी न बोली। ऑन इसकी खामोशी को नोट कर रहा था लेकिन फिलहाल वो इसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था वो क्यों उदास है। वो खुद भी घर छोड़ने की वजह से उदास था, जहाँ इसका बचपन गुजरा, जहाँ इसके अपने सगे थे, इसके माँ बाप भाई, लेकिन वो चाहकर भी इनके साथ वो रिश्ता कायम नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। वो भी अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो भी चाहता था कि इसके माँ बाप इससे भी प्यार करें, लेकिन इन लोगों ने हमेशा उनको खुद से दूर रखा। वो कभी इन लोगों की तवज्जो का मरकज़ न बना, घर में कोई इसे अहमियत न देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी अपने आप में दिलचस्पी न देखकर उन्होंने बात करना छोड़ दिया। और ने सबको अहमियत देना छोड़ दिया, इनसे बात करना छोड़ दिया। वो हॉस्टल से एक दिन के लिए आता और सारा दिन अपने कमरे में रहता। जब ऑन को इन लोगों की ज़रूरत थी तब वो इसके साथ नहीं थे। अब ऑन को सिर्फ और सिर्फ अपनी आरज़ू की ज़रूरत थी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह। वो इन दोनों को वक्त देना चाहता था। हाय हाय, इन दोनों के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। वो आज बहुत खुश था। आरज़ू ने इसे ऐसे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। इसके तरह से परेशान होना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल ऑन ने इसे तंग ना किया। इसे छोड़कर वो इसके लिए खाना लेने गया। वो सब कुछ इसकी पसंद का लाया कि वो खुश हो जाए, लेकिन वो जानता था इस वक्त आरज़ू खुश नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इसे खुश रखने की अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा था। आरज़ू मेरी जान, कब तक इसी तरह से बैठने रहने का रहता है? आओ खा लो। ऑन ने सारा खाना टेबल पर रखा और इसे बुलाने के लिए कमरे में। मुझे भूख नहीं ऑन जी। आरज़ू बस इतना बोलकर खामोश होगी। बस करो आरज़ू, बहुत हो गया, कब तक ही रोना धोना करना है? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। चलो नीचे चल के आराम से खाना खाओ। इस पर वो सख्ती से बोला। ओन जी, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तो क्या आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएंगे? इस पर आरज़ू भी ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। अच्छा ठीक है बाबा, खाना नहीं खाना तो फ्रूट्स तो खा लो, ठीक है। ऑन इसकी ऊंची आवाज़ को इग्नोर करता मोहब्बत से बोला। वो ये कहकर उठकर बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे। इस पर वो इतने प्यार से इसकी तरफ देख रहा था कि आरज़ू इनकार ना कर सकी। वैसे अपने हाथ से सेब काट कर देने लगा तो आरज़ू ने ले लिए। अब ऑन जी और नहीं, इसने इनकार किया। क्या मतलब और नहीं? अभी तो तुमने एक पूरा सेब भी नहीं खाया। चलो तुम तो चिड़िया जितना खाती हो, लेकिन मेरी बेटी या बेटे का कुछ ख्याल करो। ऑन ने इसके मुंह सेब का टुकड़ा रखते हुए कहा। वो भी खा चुके, आरज़ू शर्माते हुए बोली। अच्छा बाबा ठीक है, ये एक सेब तो पूरा खा लो, फिर नहीं कहूँगा वादा। वो एक बार फिर से इसे सेब खिलाने लगा। आरज़ू ना करती रही, लेकिन ऑन ने इसकी एक बात ना मानी। इन दोनों को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक हो चुका था। अपना ख्याल रखने लगी थी। ऑन ने 2 मेड्स का इंतज़ाम भी कर दिया था। वो हर वक्त इसके साथ रहती, लेकिन फिर भी आरज़ू बहुत परेशान रहने लगी थी। हर वक्त इसका ध्यान घर वालों पे लगा रहता। कितनी रो रही थी इसकी पुप्पो। हाय हाय, एक तो ये हाथ बच जाता ना, मुझे बड़ा चिढ़ चढ़ती है। जब ऑन घर छोड़ के आया था, ऑन को इसका एहसास क्यों नहीं? बस एक गलतफहमी की बिना पर अपने रिश्ते ख़त्म कर रहा है, सबको खुद से दूर कर रहा है। मुझे इन्हें बताना चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। फुप्पो इन्हें मारना नहीं चाहती थी और फुप्पा को भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन ये भी सच था कि जो कुछ भी हुआ वो इनकी मजबूरी थी। मुझे ऑन जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन ऑन जी तो मुझे घर वालों के बारे में बात तक नहीं करने देते। कैसे समझाऊं? मैंने जो कुछ भी हुआ इसमें फुप्पो की कोई गलती नहीं। वो तो खुद इस हद तक मजबूर थी कि कुछ ना कर सकी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। ऑन जी ये बात कब समझेंगे? कैसे समझाऊं मैंने? वो रोज़ी तो कई बार पप्पा से फ़ोन पर बात करती है। रोज़ी रोती इससे कहती कि कुछ करो, आरज़ू के वो घर वापस आ जाए। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पप्पा का रोना आरज़ू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तकरीबन रोज़ ही ऑन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, लेकिन आज इसने एक बार फिर इसे समझाने का फ़ैसला किया। वो शाम को घर वापस आया तो आरज़ू मेड के साथ किचन में खाना बना रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें किचन में आने से मना किया ना? वो सख्ती से बोला। जी सर, मैंने मना भी किया, लेकिन मैडम नहीं मान रही। मेड ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की। जब ऑन आरज़ू का हाथ थाम कर किचन से बाहर ले आया। ऑन जी, मैं अकेले कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। बेचारी सुबह से काम करी है। और आरज़ू इसका मुंह देखकर परेशानी से बोली। आरज़ू वो सब कुछ करने के पैसे लेती है, इसे इसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलता है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी मदद करने की ज़रूरत है। चलो कमरे में चलकर आराम करो, वो इसे सख्ती से कहते हुए बोला। दिन रात आराम ही करती रहूँगी क्या? मुझसे नहीं बैठा जाता इस तरह से। आरज़ू मुँह बसोर कर बोली तो मुस्कुराए। अच्छा जी, तुम मेरी बीवी बहुत बोर होती है, तो क्यों ना मैं अपनी बीवी की बोरियत को दूर करते हुए इसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूँ? और ने मुस्कुराते हुए ऑफर की तो वो भी मुस्कुराई। जिस दिन से आरज़ू की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी और इतना खुश रहने लगा था कि कभी इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता था। ऑन तो पहले भी रान मरीज सी प्रेगनेंसी नाल तो हुनी रिलेट कर। आरज़ू ने भी ये बात बहुत नोट की थी। इसे घर वालों की बात को लेकर बहुत थोड़ा सा हाइपर होता, फिर नॉर्मल हो जाता।
ऑन से इसने अपने साथ घुमाने के लिए ऑन इसे अपने साथ घुमाने के लिए लाया करो। इन दोनों का पुरसुकून था। आरज़ू हमेशा इसके साथ खुश रहती थी। ऑन एक बेहतरीन हमसफ़र था। तुम एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनो प्लीज़। तुम सुनकर रोने मत बैठ जाना क्योंकि मुझे इस खबर से बहुत खुशी हुई। इसने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। ऐसी कौन सी खबर है जो सुन के आपको इतनी खुशी मिल रही है और मैं रोने बैठ जाऊंगी? आरज़ू पूछे बगैर न रह सकी। तुम्हारी वो बहन मेरी साबका बशूका कल रात घर से भागते हुए पकड़ी गई है और मामू ने कल शाम इसका निकाह अपने किसी जानने वाले के साथ रखा है। ऑन ने मजे लेते हुए खबर सुनाई। क्या अब ताबेबाजी के बारे में बात करें? आरज़ू को यकीन न आया। हाँ बिल्कुल, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मूड ठीक करो अपना। अगर तुमने एक आंसू भी इस औरत के लिए बहाया तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। वो टिश्यू पेपर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। ओन जी ये तो बहुत गलत हुआ बाजी के साथ। न जाने किसके साथ शादी हो रही है इनकी? आरज़ू ने परेशानी से कहा। और फिट्टे मुँह तेरे थे आरज़ू, तेरे ना इतना कुछ कर ली तो तेन हाले भी पता लग गया। क्या गलत हुआ बेगम? बिल्कुल ठीक हुआ इसके साथ। क्या वो जो कर रही थी वो सही था? वो मामू की इज्जत को पट्टी में मिलाकर किसी के साथ भाग रही थी। वो तो शुक्र है कि भागने से पहले पकड़ी गई, मामू की इज्जत बच गई और अब वो इज्जत से किसी के साथ रुखसत करे। और सीरियस अंदाज में बोला। आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? आरज़ू ने पूछा। आज फ़ोन आया था मामू का, इन्होंने कल शादी पे इनवाइट किया। और फिर परेशानी से अपना दुख बताने लगे। बहुत बुरा लगा मुझे। वो तो शुक्र है कि कुछ भी बुरा होने से बच गया, वरना मामू तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और तशक्कर अंदाज में बोला तो आरज़ू बेसाख्ता मुस्कुराई। आपको इतने दूर के रिश्तों की फिक्र और आपकी सगी पर? आरज़ू कुछ कह रही थी कि उनकी घूरी ने इसे फ़ौरन खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। आरज़ू हर बात को अपने अंदाज में मत लिया करो। मुझे इन लोगों की फ़िक्र है क्योंकि वो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। वो तुम्हारे अपने हैं। इनकी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ होगी इसलिए इनकी परवाह करता हूँ। और जताते हुए बोला। फुप्पो भी तो मेरी अपनी है, इनकी तकलीफ से भी तो मुझे तकलीफ होती है। ओन जी, आरज़ू बोले बिना न रह सकी। जबकि इसके जवाब में ओन कुछ ना बोला, बस खामोशी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। आरज़ू शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ओन इसके करीब आकर रुका और इसकी तैयारी को देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओन ने बेख्तियार इसके गाल को अपने लबों से छुआ। बहुत प्यारी लग रही है यार, आज कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो ना, उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला और इसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। आरज़ू शर्माते हुए खुद में सिमटी जा रही थी। ओन जी जाना बहुत ज़रूरी है ना, समझा करें ना, तामेबाजी की शादी है। आरज़ू ने इसे दूरी कायम करने की कोशिश की जब ओन ने अगले सेकंड इसे थाम कर अपने मज़ीद नज़दीक कर लिया। आजकल बहुत बहाने बनाने लगी, कुछ ज़्यादा ही दूर हो रही हो। सुनो, आज रात में कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओन ने इसके लबों पर अपने लबों से मोहर सबत की और इसे जाने की इजाज़त दी। अभी मुझसे गलती हो गई। अम्मी मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब्बू को मना कर दे, मैं शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे कितना बड़ा है, वो तो 50 साल का आदमी है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। क्या करेंगे आप? तामिया रोते हुए माँ से गिला कर रही थी जबकि वो भी इसके साथ रोते हुए इसे दिलासा दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती ताबिया, मैंने तेरे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कह दिया अगर मैंने इस मामले में कुछ भी कहा तो वो मुझे भी तलाक दे देगा। बहुत चंगा है ये, वो है जो के लिए गड़ा खोदो तो खुद ही डिगो। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुझे ये शादी करनी होगी। अम्मी ने बेबसी से समझा। अम्मी प्लीज़ अब्बू से बात करिए, खुदा के लिए, वो क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे आसिम के साथ भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने मुझसे शादी का वादा किया था तो तेरी तो घर लेने भी मान लेनी सी। आसम ने कहने घर तेरा रिश्ता ले वे। अम्मी मुझसे गलती होगी, प्लीज़ अब्बू से बात करें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। बाहर घर मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक तामे की शादी की वजह कोई नहीं जानता था सवाए ओन के, और इसे भी मामू ने खुद ही बताया था। हाय ला जी। ऑनर आरज़ू शादी पर आए तो जुबैदा और इसकी सारी फैमिली यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। वो सब इसे देखकर खुश हो गए। कितने दिन के बाद जुबैदा ने अपने बेटे को देखा था। बेटे के घर जुबैदा के जाने पर बंदी तो नहीं है, तो जाके देखा है मुंडा अपना, अपनी गंदी औलाद ना मदाना स्वाद। मैं इसे मिलना चाहती थी लेकिन ऑन ने देखते ही अपनी राह बदल गया। लेकिन आरज़ू ऑन की परवाह किए बगैर इन लोगों के पास चली गई और ऑन को इसकी हरकत बिल्कुल भी अच्छी न लगी। फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोला। आहो तेरे मुताबिक ही चल लेना। कुछ ही देर में तामे का निकाह था। तामे की हालत देखने लायक थी। ऑन को इसकी हालत देखकर न जाने क्यों मज़ा आ रहा था। देखे अगर पूरा बगैर था ऑन भी। वो इसे देखकर हंसे जा रहा था। शायद तंजिया मुस्कुराहट। इस औरत ने इसका घर बर्बाद करने की कोशिश की थी और इसने इसकी आरज़ू को दूर करना चाहा। ऑन का दिल चाहा अभी इस औरत से जाकर कहे कि देख लिया अपने किए का अंजाम, यह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा। फिर वो रुका भी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो तामे के पास मुबारकबाद देने गया तो आपके अपने सारे हिसाब बेबाक कर लिए। देख ली अपनी हालत, ये होता है अंजाम दूसरों का घर बर्बाद करने की कोशिश में। हमारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखा दिया। डेर पुरानी में शुक्र, खुदा के लिए अपना घर बसाना, ना कि दूसरों का घर बर्बाद करना। खुदा के लिए अब समझ जाओ, अपने बाप का नाम ना बर्बाद करना। बात बात पर शिकायतें घर लेकर मत आना। वैसे मुझे लगता है पहलवान अपने मामला खुद हल करता है। इसने सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा किया जो बदकिस्मती से इसका दूल्हा था। तामे ने दल दल ते बहुत चंगी हुई यार, मामू ना ब्याह कराना सी ना आरज़ू दा। दी मां ने भी ते ने मामा धिया ने रल के, चल हुण तू किसी दे मामू दी जाके मामी बन जा।
शादी अटेंड करने के बाद वो लोग अभी घर वापस आए थे। जब से ऑन वापस आया था तब से एक ही बात किया जा रहा था, बेचारी तांबे का क्या होगा। जबकि आरजू जानती थी वो ये सब कुछ सिर्फ इसे जलाने के लिए कर, अंदर से वो ज़रा सा भी दुखी नहीं है। देख के गंदा अंडा। हाय मेरा क्या होगा, इसके बगैर मैं कैसे रहूँगा, वो इसके कान के करीब बोला तो आरजू ने इसे घूर कर देखा। इसकी इस तरह से देखने पर और कहका लगा कर हंस पड़ा। और जी आपको ज़रा तरस नहीं आ रहा इन बेचारी पर, आरजू ने कहा। ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाया जाता, सच में बेचारा वो है जिससे इसकी शादी हुई है। वो बेचारी इतनी बेचारी नहीं है, इसने बेचारों वाला कोई काम नहीं किया। तो बराए मेहरबानी तुम इसे बेचारी मत कहो। और ना ही मैं इतना हीरो हूँ कि बुरे लोगों को अच्छा कहकर इनकी बातें बुलाने की कोशिश करूँगा। मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते वो नहीं लगते, मैं ज़बरदस्ती में अच्छा नहीं कहूँगा। मुझे नफरत है इस लड़की से, जो कुछ इसके साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। और अब तुम्हें भी ज़रा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके करीब आकर अपना मूड मुकम्मल बदल कर बोला, ओन जी आप जानता हूँ मैं एक इंतहाई बुरा इंसान हूँ। बाकी बातें हम सुबह करेंगे, इस वक्त मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। एक ही झटके से इसके बालों का जूड़ा खोल कर इसे उठाए बेड पर ले आया। इन्हें इस घर में रहते हुए 4 महीने गुजर चुके थे और इसका हद से बढ़कर ख्याल रखता है, इसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता है। वो काम पे जाता तो सारा दिन फ़ोन पर इसी से बातें करता रहता। उनकी मोहब्बत इसके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आहो सरकारी मुलाजमत और दवेलियाँ खांदा बैठ के, काम काज तो कोई है नहीं, काम दा ना काज दा दुश्मन ना आज दा रान मरीद। कभी कभी उनकी दीवानगी से डरने लगती है आरजू, तो कभी कभी अपनी किस्मत पर रश करने लगती। डॉक्टर ने अभी इससे ज़्यादा एहतियात करने के लिए कहा था क्योंकि आरजू जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थी और ने इसके लिए 2 मुलाजमाओं का इंतज़ाम किया था, जिनमें से एक किसी मजबूरी के बायस अपने गाँव जा चुकी थी, जबकि दूसरी मरियम बहुत छोटी थी। अच्छा आरजू सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हो सकता है दोपहर में मेरा फ़ोन बंद हो। सुनो छोटी बाजी का ख्याल रखना, मैं आज लेट वापस आऊँगा, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो मुलाजमत से कहने को पलटा जो तकरीबन 15 साल की एक छोटी बच्ची थी। 15 साल की बच्ची ने तेरा ख्याल है, तेरी बीबी का ख्याल। वो आरजू का बहुत ख्याल रखती थी। आरजू ने जब जुबैदा को इसके बारे में बताया तो उसने कहा कि ये वक्त किसी समझदार इंसान के पास रहने का, किसी मासूम बच्चे के पास नहीं। तुम्हें एक ज़्यादा उम्र की औरत को नौकरी पर रखना चाहिए था जो समझदार और इस कंडीशन में तुम्हारा ख्याल रख सके। इसने पप्पो को समझाया कि दूसरी मुलाजमा ने गाँव गई है, कुछ दिनों में लौट आएगी, लेकिन फिर भी पप्पो ने इसे अपना बहुत ख्याल रखेगी, ताकीद की। दोपहर के 2 बज रहे थे जब इसको अपनी तबीयत ख़राब होती महसूस हुई। चक्कर आ रहे थे, फिर कुछ देर बाद से उबकाइयाँ शुरू हो गई। मरियम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। बाजी आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, भैया को फ़ोन करो, मरियम ने परेशानी से कहा। जबकि अपनी हालत को देखते हुए आरजू को भी इसकी बात ठीक लगी, वो उनको फ़ोन करने लगी, लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद भी उनका फ़ोन न लगा। इसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। इसकी तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी, समझ में नहीं आया था वो क्या करे। फिर इसने कुछ सोचते हुए ज़ुबैदा का नंबर मिला। हेलो बोलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आरजू ने रोते हुए कहा। तो ज़ुबैदा परेशान होगी। बेटा ऑन कहाँ है, ज़ुबैदा ने फिक्रमंदी से पूछा। वो काम पर ही है, इनकी कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, आरजू ने रोते हुए बताया। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, तो फिक्र मत कर, तो रोना बंद कर, मैं कुछ ही देर में समीर के साथ आती हूँ। ज़ुबैदा ने इसे दिलासा देते हुए समीर को फ़ोन किया। जी तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज हमने नावल कंप्लीट करना, लेकिन अभी मेरी ना तबीयत ना ज़रा सा हो रहा है, वो बड़ी ख़राब हो रही है, छींकें बड़ी आ रही हैं और ना आंखें भी बंद हो रही हैं, तो अभी मैं मज़ीद नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इसको आप सेकंड लास्ट एपिसोड समझे, लास्ट नहीं, लास्ट इंशाल्लाह आएगी कल। तो अभी मुझे इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा, मैं जा रही हूँ नीनो करने। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।